Hello everyone, welcome back to this platform where we are discussing the solution of your NCERT book. So in this series we have already discussed solution of a lot of chapters. So in this video we will be discussing the solution of this chapter, alternating current. Alright, so let us start the video. So पहला क्वेश्चन देखो सबको. So a 100 ohm resistor is connected to a 220 volt 50 hertz AC supply. What is the RMS value of current in the circuit? So देखो first thing जो तुमको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो भी ये वैल्यू दी हुई रहती है AC का वोल्टेज का जो वैल्यू दिया हुआ रहता है ये हमेशा RMS में रहता है बाय डिफॉल्ट. ठीक है, अगर मान लो कोई भी सर्किट है, सर्किट में अगर मान लो वहां पे बैटरी का वोल्टेज भी अगर इस तरीके से अगर दिखाया जा रहा है तो वो प्रिंटेड नंबर या ये नंबर हमेशा आरएमएस होता है बाय डिफॉल्ट. ये पीक वैल्यू कभी भी नहीं होता है. ठीक है, सो ये हमेशा याद रखना है, ये आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज है. ठीक है, एसी सप्लाई. सो अगर इतना वोल्टेज जो है इस रेजिस्टर पे लगाया जा रहा है देन व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट. सो आई आर एम एस जो होगा वो हो जाएगा वी आर एम एस अपॉन आर, क्योंकि इस सर्किट में बस एक रजिस्टर ही है, रजिस्टर के अलावा और कुछ है नहीं. सो वी आर एम एस अपॉन आर मतलब ये हो जाएगा 220 बाई 100 एम्पियर. सो ये हो जाएगा 2.2 एम्पियर. सिंपली ये आई आर एम एस की वैल्यू मिल जाएगी. व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर अ फुल साइकिल. सो नेट पावर निकालने के लिए आरएमएस का यूज किया जा सकता है. ठीक है, तो यहां पे ये भी चीज तुमको याद रखना है कि जब भी रजिस्टर में तुमको पावर की वैल्यू अगर निकालनी है तो हमेशा आई आरएमएस का ही यूज होगा. ठीक है, उसी से हम अपना कैलकुलेशन प्रोसीड करेंगे. हम यहां पे कभी भी इंस्टेंटेनियस पावर नहीं यूज करते हैं जब तक बोला ना जाए. ठीक है, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है साफ साफ कि इंस्टेंटेनियस पावर बताना है देन विल गो फॉर द इंस्टेंटेनियस पावर. बट अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, सिंपली तुमसे पावर पूछा जा रहा है देन विल ऑलवेज गो विद द आरएमएस वैल्यू. सो नेट पावर कंज्यूम्ड इन दिस रजिस्टर इज आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर. आई आर एम एस अपन निकाल चुके हैं. सो यहाँ पे पुट करते हैं जो कि होगा 220 बाई 100 इंटू 220 बाई 100 इंटू रेजिस्टेंस दैट इज 100. 100 कट गया, एक जीरो यहां से एक जीरो यहां से. सो 22 इंटू 22 सो ये हो जाएगा 484 वाट. सो जो पावर यहां पे कंज्यूम हो रहा है वो इतना है. ठीक है, सो ये है क्वेश्चन नंबर 1. चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे. सो क्वेश्चन देखो, द पीक वोल्टेज ऑफ एन एसी सप्लाई इज 300 वोल्ट. व्हाट इज द आरएमएस वोल्टेज. ठीक है, तो अब पीक वैल्यू दे रखी है तो आरएमएस वोल्टेज कितना होगा. सो यहां पे तुमको पता होना चाहिए कि आरएमएस वोल्टेज जो होता है वो हमेशा पीक वोल्टेज के डिवाइडेड बाय √2 के बराबर होता है. जो भी पीक वोल्टेज है डिवाइडेड बाय √2 करोगे तो वो आरएमएस होगा. ये डायरेक्टली तुम याद रख सकते हो और डायरेक्टली यूज भी कर सकते हो. सो डायरेक्टली यहां पे लिखा जा सकता है 300 अपॉन √2. दूसरे पार्ट में पूछा जा रहा है व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन एन एसी सर्किट. सॉरी, द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन एन एसी सर्किट इज 10 एम्पियर. देन व्हाट इज द पीक करंट. अब यहां पे पीक करंट निकालना है तो √2 इंटू आई आर एम एस कर दो. सो ये हो जाएगा √2 इंटू 10 एम्पियर दैट इज 10√2 एम्पियर. ये दूसरे का आंसर आ जाएगा. ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3. सो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अ 44 मिली हेनरी इंडक्टर इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट. सो दिस इज अगेन योर आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज. ठीक है, 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई. डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट. सो आरएमएस वैल्यू के लिए फिर से अपन यहां पे क्या करेंगे, सिंस यहां पे सिर्फ इंडक्टर है सर्किट में तो इसको किया जा सकता है वी आर एम एस अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर दैट इज एक्सएल. सो ये हो जाएगा 220 बाई ओमेगा इंटू एल. सो ये हो जाएगा 220 डिवाइडेड बाई ओमेगा और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो रिलेशन होता है, सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई होता है. सो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई एफ. सो ये लिखा जा सकता है 2 पाई इंटू एफ
that is 50 into L, that is 44 millihenry. So 44 into 10 to the power minus 3. So यहां पे कैलकुलेशन जब तुम आगे करोगे, ठीक है, ये 10 का पावर जो ऊपर चला जाएगा तो उसको ऊपर भेज दो. सो ये हो जाएगा 220 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 100 पाई इंटू 44. तो ये 2 जीरो कटा, यहां 10, ठीक है, 22 टाइम्स. सो ये 2, सो ये हो जाएगा 100 अपॉन 2 पाई के बराबर. इतना एम्पियर करंट जो है यहां पे फ्लो होगा. इससे आगे भी अगर सॉल्व करना चाहते हो तो पाई की वैल्यू 3.14 रख करके इसको सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. A 60 microfarad capacitor is connected to a 110 volt. तो फिर से ये RMS वैल्यू हो गया वोल्टेज का. 60 हर्ट्ज AC सप्लाई, डिटरमाइन द RMS वैल्यू ऑफ करंट. सो यहां पे सिर्फ कैपेसिटर है तो IRMS की वैल्यू हो जाएगी VRMS अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर दैट इज XC. सो ये हो जाएगा 110 अपॉन 1 बाई ओमेगा C. रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर AC सर्किट में 1 अपॉन ओमेगा C के बराबर होता है. सो वैल्यूज यहां पे पुट करो. सो ये हो जाएगा 110 बाई 1 बाई 2 पाई f इंटू C. सो ये ऊपर चला जाएगा, ये जो डिनोमिनेटर में है यहाँ पे ये फैक्टर जो है ऊपर चला जाएगा. तो ये हो जाएगा 110 इंटू 2 पाई f इंटू C. सो ये हो जाएगा 110 इंटू 2 पाई इंटू f दैट इज 60 इंटू कैपेसिटेंस दैट इज 60 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6. ठीक है, सो यहां पे 10 के पावर को एक साथ क्लब कर लो, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे. तो ये हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 और ये हो जाएगा 22 इंटू 66 पाई. सो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो यहां पे. सो ये फैक्टर जो आएगा यहां पे सो ये आएगा 1452 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 एम्पियर. पाई की वैल्यू यहां पे रखोगे तो फिर से 3.14 रख करके और आगे सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो ये भी आंसर दोगे तो करेक्ट होगा. सो ये क्वेश्चन नंबर 4 है तुम्हारा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. इन क्वेश्चन नंबर 3 and 4 व्हाट इज द नेट पावर एब्जॉर्ब्ड बाय ईच सर्किट ओवर अ कंप्लीट साइकिल. तो थर्ड और फोर्थ में, तीसरे वाले में इंडक्टर था, सिर्फ इंडक्टिव सर्किट था, और चौथे वाले में सिर्फ कैपेसिटर था, दैट इज कैपेसिटिव सर्किट था. तो इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट में पावर कंजम्पशन जो होता है एक साइकिल में हमेशा 0 के बराबर होता है. सो यहां पे आंसर होगा 0. ऐसा क्यों? इंडक्टिव सर्किट या कैपेसिटिव सर्किट जो है वो पावर क्यों नहीं कंज्यूम करता? ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि वोल्टेज और करंट इंडक्टर में और कैपेसिटर में हमेशा पाई बाई 2 के फेज डिफरेंस के साथ रहता है. तो जब पाई बाई 2 के फेज डिफरेंस के साथ रहता है तो एक साइकिल में नेट पावर कंजम्पशन 0 के बराबर हो जाता है. ठीक है, करंट और वोल्टेज हमेशा आगे पीछे फ्लो करते रहता है, इस वजह से 0 के बराबर आता है. सो ये रीजनिंग यहां पे दे सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. ऑब्टेन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सीरीज LCR विथ L, C एंड R गिवन. What is the Q value of this circuit? So देखो, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है उसको दिया जा सकता है 1 अपॉन रूट LC से. रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपने को वहां से निकलता है जब इंडक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू कैपेसिटिव रेजिस्टेंस के बराबर हो जाती है, दैट इज ओमेगा L इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा C. जब बराबर होगा तो वहां से जो वैल्यू ओमेगा की निकलेगी वही रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगा. सो उसी से एक्सप्रेशन आता है ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट LC. सो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर सकते हैं. सो ये मिलेगा 1 बाई अंडर रूट ऑफ 2 इंटू C दैट इज 32 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6. सो ये हो जाएगा 1 बाई 8 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3. सो ये हो जाएगा 1000 बाई 8 रेडियन पर सेकेंड. सो इसको थोड़ा सा डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5. 1 to 5 रेडियन पर सेकेंड इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. व्हाट इज द Q वैल्यू ऑफ दिस सर्किट? सो Q वैल्यू जो है वो होता है XL अपॉन R
दैट इज ओमेगा एल अपॉन आर। सो ओमेगा अपन निकाल चुके हैं, दैट इज 125, एल की वैल्यू 2 है, सो 2 पुट करो, और आर की वैल्यू दे रखी है जो कि है 10। सो ये हो जाएगा 250/10, दैट इज ये हो जाएगा 25। सो क्यू वैल्यू जो आएगा यहां पे वो 25 के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, अ चार्ज्ड 30 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 27 millihenry inductor. What is the angular frequency of free oscillation of the circuit? So ये एक LC oscillation का क्वेश्चन है। सर्किट में सिर्फ L और C है, यहां पे रेजिस्टर प्रेजेंट नहीं है या एक्सटर्नल बैटरी प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ L और C है। सो LC ऑसिलेशंस में फ्रीक्वेंसी जो होती है फिर से 1/√LC के बराबर ही होती है। अब इससे इसको कंफ्यूज नहीं करना है रेजोनेंस के साथ। LCR का रेजोनेंस इज अ डिफरेंट कंडीशन, यहां पे LC ऑसिलेशन इज अ डिफरेंट कंडीशन, बट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फॉर्मूले वाइज बराबर ही होती है। सो यहां पे वैल्यूज पुट करते हैं। सो ये हो जाएगा 1/√L, दैट इज 27 × 10⁻³ इंटू C, दैट इज 30 × 10⁻⁻6। सो ये हो जाएगा 1/9, और जीरोस को एक साथ क्लब किया जाए तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4 रेडियन पर सेकेंड। सो ये हो जाएगा 1.1 इंटू 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8, सपोज द इनिशियल चार्ज ऑफ द कैपेसिटर इन क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन, इज 6 milli-coulomb. What is the total energy stored in the circuit initially? What is the total energy at later time? So बोला जा रहा है कि इनिशियली सिर्फ कैपेसिटर पे चार्ज है, इंडक्टर जो है वो खाली है, तो इनिशियली एनर्जी क्या होगा? सो एनर्जी का एक्सप्रेशन यहां से दिया जा सकता है Q²/2C से, जैसे कैपेसिटर में अपन एनर्जी निकाला करते हैं, वैल्यूज पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 6 × 10⁻³ इंटू 10⁻⁻3, दैट इज Q²/2C। सो 2 इंटू C, C की वैल्यू जो है वो है 30 माइक्रोफैरेड, सो 30 × 10⁻⁻6। सो ये और ये कट गया, ये 6 और ये 6 कट गया, तो ये आ जाएगा 6/10, दैट इज 0.6 जूल्स। सो इतना एनर्जी जो होगा इस सर्किट में इनिशियली प्रेजेंट है। व्हाट इज द टोटल एनर्जी एट लेटर टाइम? अब यहां पे LC ऑसिलेशन है, LC ऑसिलेशन में कोई भी पावर का लॉस नहीं होता, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी अभी हमने देखा था। इस वजह से हम ये बोल सकते हैं कि जो एनर्जी इनिशियली प्रेजेंट है वही एनर्जी बाद में भी प्रेजेंट होगी। सो टोटल एनर्जी जब लॉस ही नहीं हो रहा है तो टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होगा इस सर्किट में, इस वजह से टोटल एनर्जी किसी भी लेटर टाइम पे सेम होगा, दैट इज 0.6 जूल्स के बराबर ही होगा। एग्जैक्टली इतना ही होगा, इस तरीके से इसका आंसर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, a series LCR circuit with R, L and C is given, is connected to a variable frequency 200 volt AC supply। ठीक है, तो फिर से ये RMS वैल्यू दे रखी है AC सप्लाई की। When the frequency of the supply equals the natural frequency of the circuit, what is the average power transferred to the circuit in one complete cycle? अब एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी जो है इसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर रहा है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंस, मतलब यहां पे रेजोनेंस हो रहा है। तो अगर रेजोनेंस हो रहा है तो इंडक्टिव और कैपेसिटिव इफेक्ट जो है उसकी सर्किट की खत्म हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टिव इफेक्ट यहां पे देखने को मिलेगा। इस वजह से अगर अपने को एवरेज पावर यहां पे निकालना है तो एवरेज पावर डायरेक्टली अपन रेजिस्टर के हेल्प से निकाल सकते हैं, दैट इज Vrms² से। सो Vrms की वैल्यू दे रखी है, दैट इज 200, सो 200 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, दैट इज 20। सो 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 20, ये कटा 10, सो ये हो जाएगा 2000 वाट। एक साइकिल में 2000 वाट पावर का लॉस होगा जो कि रेजिस्टेंस की वजह से होगा। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। A radio can tune over the frequency range of a portion of megawatt broadcast band 600 kilohertz to 1200 kilohertz। इतना रेंज अपने पास अवेलेबल है रेडियो का। ठीक है, if its LC circuit has an effective inductance of 200 microhenry, what must be the range of its variable capacitor? ठीक है,
रेडियो का ट्यूनिंग जो है इस फ्रीक्वेंसी पे हो रहा है और उसका एलसी सर्किट जो है उसमें से एल की वैल्यू दे रखी है। सो पूछा जा रहा है कि सी का रेंज क्या रखा जा सकता है इस फ्रीक्वेंसी को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो एलसी सर्किट की जो फ्रीक्वेंसी है वो हो जाएगी ओमेगा अपॉन 2 जो कि हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एल सी, और इस फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है वो 800 किलो हर्ट्ज से लेकर के 1200 किलो हर्ट्ज तक है। सो यहां पे L की वैल्यू पुट करेंगे, इस रेंज से इस रेंज तक C की वैल्यू मिल जाएगी। सो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ 200 इंटू 10⁻⁻6 इंटू C इज इक्वल टू 800 इंटू 10⁻³ टू 1200 इंटू 10⁻3। सो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं और इसको उधर भेज देते हैं और इसको इधर ले आते हैं, तो C की जो वैल्यू होगी वो रेंज करेगी 1/4π² इंटू 200 इंटू 800 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर से लेकर के 1/4π² इंटू 200 इंटू 1200 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। सो यहां से यहां तक का रेंज आएगा। इसको जब तुम यहां पे कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने पर जो तुमको यहां पे आंसर मिलेगा वो मिलेगा 87.9 पिको फैरेड से लेकर के 197.8 पिको फैरेड तक। 1 पिको फैरेड इज इक्वल टू 10⁻⁻12 फैरेड। सो कैलकुलेशंस कर लेना, यहां पे ये तुम्हारा रेंज आना चाहिए, ये कैपेसिटर का रेंज होगा। ठीक है, सो लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का। सो क्वेश्चन देखते हैं। इन द फिगर शोज a series LCR connected to a variable frequency of this much voltage। so फिर से RMS वैल्यू दे रखा है, L, C और R की वैल्यू दे रखी है। determine the source frequency which drives the circuit in resonance। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए फिर से इसको फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/2 अंडर रूट ऑफ एल सी। एल दे रखा है, सी दे रखा है, वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे। सो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ L that is 5 into C that is 80 into 10⁻⁻6। so ये वैल्यू हो जाएगा 1/2 into 20 into 10⁻⁻3। so ये हो जाएगा 1000/40π। so ये और ये कटा, so ये हो जाएगा 25 so ये हो जाएगा 25/π। ठीक है, so इतना फ्रीक्वेंसी इसका मिलेगा। यहां से ओमेगा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि है 2πf के बराबर। सो 2πf करोगे तो यहां से मिल जाएगा 50 रेडियन पर सेकेंड। वैसे तो फ्रीक्वेंसी पूछा था, ओमेगा बस अगले पार्ट के लिए मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर ले रहा हूं। सो ये तुम्हारा पहला पार्ट का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, ऑब्टेन द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट एट द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो इंपीडेंस निकालने के लिए सिंस यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है तो कैपेसिटिव रेजिस्टेंस और इंडक्टिव रेजिस्टेंस ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। सो इंपीडेंस की वैल्यू डायरेक्टली हम R के बराबर लिख सकते हैं जो कि 40 ओम के बराबर है। रेजोनेंस पे इन दोनों का इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा दैट इज 40 ओम। एंड एम्पलीट्यूड ऑफ करंट एट द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। सो एम्पलीट्यूड मींस पीक करंट, एम्पलीट्यूड मींस पीक करंट। सो पीक करंट की वैल्यू हो जाएगी IRMS इंटू √2। IRMS की वैल्यू हो जाएगी VRMS अपॉन R इंटू √2। VRMS अपने को दे रखा है जो कि है 230। सो 230/R दैट इज 40 इंटू √2। सो ये और ये कटा। सो यहां पे √2 की वैल्यू पुट करोगे दैट इज 1.41 और यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये नियर अबाउट 8.1 एम्पियर के आसपास तुमको मिल जाएगा। ये तुम्हारा रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे एम्पलीट्यूड ऑफ करंट होगा। ठीक है, इसका लास्ट पार्ट दैट इज सी पार्ट, डिटरमाइन द RMS पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 3 एलिमेंट्स ऑफ द सर्किट सो दैट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द LC कॉम्बिनेशन इज 0 एट द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। सिंस यहां पे रेजोनेंस हो रहा है और इंडक्टिव और कैपेसिटिव इफेक्ट जो है एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहा है। ठीक है, ओमेगा L इज इक्वल टू 1/ωc वाला इफेक्ट यहां पे देखने को मिल रहा है। इस वजह से जो वोल्टेज का जो ड्रॉप होगा, बैटरी का जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा वो डायरेक्टली रेजिस्टेंस में जाएगा।
ये बोला जा सकता है। मतलब जैसे मान लो यहाँ पे इंडक्टर है, कैपेसिटर है और रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे तुमने बैटरी लगा रखा है, एसी बैटरी, एसी वोल्टेज सप्लाई। तो अगर इस पे वोल्टेज ड्रॉप V है तो इस पे वोल्टेज ड्रॉप -V होगा। अभी हम इसको प्रूफ करेंगे। तो हम क्या हम ये बोल सकते हैं कि अगर तुमने यहाँ पे V0 सप्लाई लगाया है तो ये V0 सप्लाई डायरेक्टली इस रेजिस्टेंस पे जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से हम ये बोल सकते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर, उसकी जो आरएमएस वैल्यू होगी वो इस बैटरी के बराबर होगी, जो कि 230 वोल्ट के बराबर है। Vrms ऑफ इंडक्टर, अगर उसकी वैल्यू निकाले तो वो हो जाएगा Irms इंटू एक्सएल। Irms की वैल्यू है Vrms अपॉन R, जो कि हम पहले निकाल चुके हैं, इंटू एक्सएल दैट इज ओमेगा एल। ओमेगा की वैल्यू जो कि 50 निकाला था हमने, और एल की वैल्यू जो कि थी 5 के बराबर, 5 हेनरी के बराबर। अब Vrms की वैल्यू है 230 बाई R दैट इज 40 इंटू 250। ये तुम्हारा Vrms इंडक्टर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये 0 0 कट गया, और यहां पे ये मल्टीप्लाई करो, यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 1437.5 वोल्ट, ठीक है। अब Vrms ऑफ जब वो लगाओगे, तुम्हारा यहां पे ये लगाओगे कैपेसिटर, तो इसका मैग्नीट्यूड भी यही आएगा, सेम 143.75। वही सेम प्रोसेस है जैसे इसको निकाला था, Irms इंटू एक्सी। Irms यहां से निकल जाएगा और XC की वैल्यू 1/ωc से निकल जाएगी, तो कैलकुलेशन से यही आएगा। लेकिन जब हम इसका फेजर प्लॉट करते हैं तो फेजर प्लॉट करते वक्त तुमको ये पता है कि VR की वैल्यू यहां पे प्लॉट होती है, VL की वैल्यू यहां पे प्लॉट होती है, और VC की वैल्यू यहां पे प्लॉट होती है। तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि ये और ये एक दूसरे को कैंसल आउट करेगा, आउट ऑफ फेज होंगे, ये दोनों आउट ऑफ फेज होंगे। तो ये V है तो इस पे -V हम बोल सकते हैं। इस वजह से ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे और बैटरी का जो पूरा वोल्टेज है वो इस पे आ जाएगा, ठीक है। तो तुम अगर इस तरीके से कमेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो, और फेजर से अगर करोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। फेजर से अगर तुम दिखाओगे कि भाई कैसे ये वोल्टेज जो है कैंसल आउट हो रहा है, तो तुमको कहीं पे भी कट होने के चांसेस यहां पे नहीं होंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे तुम्हें। सो फेजर का डायग्राम यूज करो और इस तरीके से यहां पे शो कर सकते हो कि रेजोनेंस पे क्या हो रहा है। सो ये तुम्हारा इस चैप्टर का सॉल्यूशन था, और यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर का सॉल्यूशन कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर का हम लोग सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू।